हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स को, और इसमें शुरुआती जो चीज़ें हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, क्लास 9 के फिजिक्स में हमें सबसे पहले जानना है विज्ञान और मापन। जो पहला चैप्टर है साइंस एंड मेजरमेंट, इसमें साइंस के बारे में जो शुरुआती चीज़ है दैट साइंस क्या होता है, वैज्ञानिक के काम करने के तरीके कैसे होते हैं, उन सारे चीज़ों को समझेंगे। और साइंस का एक कॉन्सेप्ट का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जिसमें हम आपको डीप में समझाएं कि साइंस क्या है। साइंस का लार्ज क्लासिफिकेशन को बताए थे। साइंस 6 प्रकार का होता है: नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस। अलग अलग प्रकार के साइंस की ब्रांचेस था। साइंस का डेरिवेशन, साइंस का डेफिनेशन, ये सारे चीज़ हम बताए हैं उस कॉन्सेप्ट के क्लास में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को डीप में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये है विज्ञान और मापन। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दैट विज्ञान होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। तो देखिए, विज्ञान का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके से विज्ञान को हम डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे सावधानी पूर्वक, यानी केयरफुल तरीके से, एकदम सावधान होकर, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीका मतलब सिस्टमैटिक। कोई भी काम एकदम सिस्टम से हम करेंगे, क्रम वाइज, 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर, फिर 4 नंबर। मेरे कहने का मतलब कि कोई भी वैज्ञानिक जो होता है वो कैसे काम करता है, पहले एकदम सावधानी पूर्वक काम करेगा। दूसरी चीज कि सिस्टमैटिक ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से काम किया जाता है। तो देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा, मतलब लैब में, ये प्रयोगशाला वगैरह में जो भी प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होंगे, अलग अलग प्रकार के पदार्थ होंगे, उसको यूज करके, माने परियोजना कार्य करके, प्रयोग करके, या उसका जांच पड़ताल करके, परीक्षण वगैरह करके, और कुछ उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उससे अलग अलग प्रकार के ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, लार्ज क्लासिफिकेशन तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे कि विज्ञान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो विज्ञान की अगर बात किया जाए तो इसको जनरली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और फिर इसका जो दूसरा ब्रांच होता है, विज्ञान का जो दूसरा भाग, इसको बोला जाता है जीव विज्ञान। ये जो भौतिक विज्ञान है ना, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और फिर जो सेकंड है हमारा, ये है जीव विज्ञान, जिसको हम लाइफ साइंस कह सकते हैं, या इसको हम बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, लाइफ साइंस या बायोलॉजी। अब ये जो भौतिक विज्ञान है ना, इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है भौतिकी यानी फिजिक्स, और फिर इसमें दूसरा होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर इसके बाद इधर देखा जाए लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी को, तो इसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। तो ये जो वनस्पति विज्ञान है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। और फिर अगर देखा जाए इसमें वनस्पति विज्ञान के बाद जो दूसरा ब्रांच होता है इसका, ये होता है प्राणी विज्ञान का, ठीक है, प्राणी विज्ञान, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। तो यहाँ पे अब समझेंगे हम लोग बारी बारी से कि साइंस के कौन से ब्रांच में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो भौतिकी की अगर बात करें तो भौतिकी में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार के नियम का, अलग अलग प्रकार के लॉ का खोज किया जाता है, उसके बारे में हम भौतिकी में यानी फिजिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे गति का नियम क्या होता है। तो ये सारे नियम जो प्राप्त किया जाता है, फिर क्लास 10 में आप जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे परावर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। तो साइंटिस्ट लोग करते क्या हैं कि अलग अलग प्रकार का प्रयोग करके, अलग अलग प्रकार से उपकरण लेंगे, प्रयोग करेंगे, और उस प्रयोग की सहायता से वो क्या करेंगे, कोई नियम का प्रतिपादन करेंगे, उस नियम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है, उस नियम को सत्यापित करने की कोशिश करेंगे कि ये सत्य है। तो इन सारी चीज़ों को, मतलब प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसको एक नियम के रूप में, उसको एक लॉ के रूप में दर्शाना, यही फिजिक्स में मेनली हमें पढ़ना है।
अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकली इसमें जो भी केमिकल्स होता है, जितने भी तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण वगैरह हो, या अलग अलग प्रकार के केमिकल्स से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होते हैं, उन सारे के क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका क्या गुण होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या कार्य होता है, उन सारे चीज़ों को हमें केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, रसायन विज्ञान में। वहीं अगर आगे चले तो जीव विज्ञान को हम दो भाग में बांटते हैं, एक बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी जो होता है इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी पेड़ पौधों के बारे में। तो देखिए लाइफ साइंस इसका नाम है। तो लाइफ साइंस में पेड़ पौधे भी सजीव पदार्थ हैं और जीव जंतु भी सजीव पदार्थ है। तो पेड़ पौधों की भी अपनी लाइफ होता है और जीव जंतुओं की भी अपनी लाइफ होता है। तो जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करेंगे और अलग अलग वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे, उसको वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहा जाएगा। और जिसमें जीव जंतुओं के बारे में स्टडी किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राणी विज्ञान या जूलॉजी उसको कहा जाएगा। तो इस प्रकार साइंस का हम स्मॉल क्लासिफिकेशन किए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि विज्ञान को विकसित करने के लिए, विज्ञान के नियमों को देने के लिए वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं, वैज्ञानिकों के काम करने के तरीकों को हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं। तो आइए उसको भी देखिए। यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित तरीकों द्वारा वैज्ञानिक काम करते हैं, यानी प्रयोगशाला में जब वैज्ञानिक किसी चीज पे रिसर्च करते हैं तो उनको कौन कौन से तरीके अपनाते हैं वो काम करने के लिए, वो चीज है। यानी वैज्ञानिक विधि के मुख्य अंग जो है ये निम्नलिखित है। तो यहाँ पे 5 हम लोग तरीकों की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। जैसे मान लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकृति में कुछ घटनाएं घटित होती है, तो उस घटना की पहले जांच पड़ताल किया जाता है कि वो घटना घटित हुआ तो कैसे घटित हुआ, मतलब वो रियल में वो सच घटना है कि नहीं, या किस प्रकार वो घटना घट रही है, उसका जो है सावधानी पूर्वक केयरफुल तरीके से उसका पहले परीक्षण किया जाता है, उसका पहले जांच पड़ताल किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि सेकंड वे, दूसरा तरीका, कि उस घटना के संभावित कारणों का अनुमान लगाया जाता है। यानी वो जो घटना घटित हुआ उस घटना का संभावित कारण क्या है, यानी कौन से कारण के चलते, किस कारण से वो घटना घटित हुआ, उसका अनुमान लगाया जाएगा। तो देखिए जब सबसे पहली बार अनुमान लगाया जाएगा ना, तो बहुत सारा वैज्ञानिकों के मन में बहुत सारा बात आता है कि हाँ हो सकता है कि इस घटना का कारण ये हो सकता है इस घटना का कारण ये हो। तो अलग अलग प्रकार के कारण आते हैं जो बाद में, मतलब जो अनुमान लगाया जाता है वैज्ञानिकों के, तो बहुत सारे कारण आते हैं। तो लगता है कि हाँ ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो घटनाओं का सावधानी पूर्वक हमें जांच पड़ताल करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जितने सारे भी कारण हैं, अब मान लीजिए कि किसी घटना का 10 गो कारण है, लेकिन उसमें से 1-2 कारण सही होगा, सारा कारण सही नहीं होगा, लेकिन संभावना है कि ये कारण सही हो सकता है। तो सभी संभावित कारणों का अनुमान लगाएंगे कि वो घटना आखिर किस कारण से घटित हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि परीक्षण करेंगे, प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे, परीक्षणों और प्रयोगों के द्वारा, यानी अलग अलग प्रकार का जांच पड़ताल करेंगे, प्रयोग करेंगे, कई बार ऐसा किया जाता है, और प्रयोग करके, परीक्षण करके उन कारणों की जांच करेंगे। माने जितना भी संभावित कारण का मालूम चलाया गया होगा उन सभी कारणों की क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि कारण ठीक है, कौन सा कारण इसमें सही है। और फिर जांचों के आधार पर, मतलब हम जो कारणों की जांच के लिए जो प्रयोग किए, उन जांचों के आधार पर हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मतलब मान लीजिए कि प्रयोग किए, परीक्षण किए, जांच किए, और जांच के आधार पर जरूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ ये वाला कारण सही है, ये कारण सही है, निष्कर्ष जरूर कुछ निकलेगा। तो उससे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचकर और तब किसी विशेष नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ वैज्ञानिक जो होते हैं ये आवश्यकता के अनुसार, मतलब जैसी जरूरत होती है, अपने जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने विचारों में, यानी उनका जो भी आइडिया होता है उनके विचारों में, अपनी थॉट में, अपनी सोच में, ये हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आइडिया से, एक ही विचार से हमेशा सोचेंगे, एक ही सोच रखेंगे किसी घटना के प्रति, नहीं। आवश्यकता पड़ने के अनुसार वो अपने विचारों में, अपनी सोच में हमेशा परिवर्तन भी करते रहते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक इन्हीं 5 तरीकों से काम करते हैं। अब एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है आइंस्टीन। तो आइंस्टीन का नाम सबको ही सुना होगा। तो आइंस्टीन एक बहुत ही बड़ा बात बोल गए, और आइंस्टीन का क्या कथन है, 4-5 लाइन का एक बात बोले, उनका क्या स्टेटमेंट है और वो हम लोग को कैसे प्रभावित करता है, आइए उसको भी समझते हैं।
यहाँ पे एक बात बताया गया है कि विज्ञान जो होता है ना, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विज्ञान कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, विज्ञान हमेशा चलते रहता है। तो विज्ञान जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जो महान विद्वान है, एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके द्वारा क्या कहा गया था, ये कौन सी बात बोले थे, और इनका ये बात बड़ा पॉपुलर है और ये हमें भी समझना चाहिए। तो इस बात को सुनिए और इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, इन्होंने कहा था कि इस बात को हमेशा याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें, मतलब जो भी बातें होती है जो हमको आश्चर्य देती है या फिर जो बड़ा अजूबा बात है, ठीक है, वो अद्भुत बातें जो तुम अपने विद्यालय में सीखते हो, जो तुम अपने स्कूल में सीखते हो, जानते हो, ठीक है, वे संसार के सारे देशों में, माने पूरे दुनिया के अलग अलग बहुत सारे देशों में कई पीढ़ियों तक, यानी एक पीढ़ी द्वारा ये संभव नहीं हो पाया, बहुत सारे पीढ़ियों तक, दादा परदादा सरदादा जो भी चीज़ हो आगे तक, बहुत सारे पीढ़ियों के द्वारा उत्साहपूर्वक, यानी पूरे उत्साह के साथ, जुनून के साथ किए गए प्रयास, माने वो लोग प्रयास हमेशा करते रहे, हमेशा एफर्ट देते रहे, और अनवरत परिश्रम का ही फल है। अनवरत का मतलब होता है लगातार, लगातार परिश्रम करने का नतीजा है, लगातार मेहनत करने का नतीजा है। जो हम लोग अपने विद्यालयों में सीखते हैं, अद्भुत बातें जो जानते हैं, वो हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है, ऐसे ही वो प्रकट नहीं हो गया, बल्कि दुनिया के सारे देशों में कई पीढ़ियों तक लगातार परिश्रम किया गया है, लगातार प्रयास किया गया उत्साहपूर्वक, तब जाकर वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुआ है। और ये सारे चीज़, ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, विरासत के रूप में तुम्हारे हाथों में सौंप दिया गया है, ताकि तुम इसे स्वीकार करो। यानी ये जो अद्भुत चीजें विरासत के रूप में दिया जा रहा है, इसको तुम स्वीकार करो, इसे मान दो, यानी इसको सम्मान प्रदान करो और इसमें वृद्धि करो। यानी अगर तुमसे भी संभव हो सके तो ये जो अद्भुत बातें हैं इसमें कुछ और इंक्रीज करो, तो भी रिसर्च करो, और विज्ञान की जो भी चीजें हैं, जो भी सिद्धांत है, उसमें और भी तुम इंक्रीज करो, उसमें वृद्धि करो, और एक दिन तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को इसे निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। एक दिन, यानी जब हम लोग मरेंगे तो एक दिन हम भी निष्ठापूर्वक इन सारी चीज़ों को अपने अगले पीढ़ी को सौंप जाएंगे। और यही सारे बात बताते हुए कि तुम भी इसे स्वीकार करो, इसको सम्मान दो, इसमें वृद्धि करो, और वो भी एक दिन अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक उसको सौंप जाए। तो इस प्रकार की बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो इस बात को हमेशा सारे लोगों के द्वारा याद किया जाता है और ये इस बात में काफ़ी मतलब वास्तविकता जो है नज़र आता है। तो आज के वीडियो में हम आपको समझाएं कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के क्लासिफिकेशन के बारे में, वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं, यानी वैज्ञानिक तरीकों के बारे में, और अल्बर्ट आइंस्टीन के इस कथन को। तो आज इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मतलब जो क्वांटिटीज होता है फिजिक्स में जनरली, आधारी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, उसके बारे में, अलग अलग प्रकार की राशियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।